सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने पिछले लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जिसमें से प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है और जिसको रखा जाता है आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के लिए। तो अब जब हमें इंडस्ट्रियल या किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो एक्चुअली आपके सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, अब हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो आप सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी दो टाइप का होता है। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो दो टाइप के हैं, आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है उससे आप अननोन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजर करते हो। ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट्स in which of unknown quantity measured by the deflection of the pointer डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन क्वांटिटी है आप उसे मेजर करते हैं थ्रू डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स for the measurement of the magnitude of unknown quantity, magnitude of unknown quantity, a null position of the pointer of galvanometer is desirable। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें जो मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी है उसके लिए आपका जो पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर है उसका नल पोजीशन यानी कि उसके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो पे ही हो, ये डिजायरेबल होता है। क्योंकि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में अगर आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो पे नहीं पहुंचता है यानी उसका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होता है तब तक कि आपके नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप इसे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट
वो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से आप मेजर करते हो। वहीं पे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे आप नल टाइप इंस्ट्रूमेंट वो है जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का नल पोजीशन डिजायरेबल होता है, इसलिए आप इसे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। पहली चीज। सेकेंड चीज अगर हम बात करें कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कैसे किसी अननोन क्वांटिटी को पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से आप मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, दोनों से आपने यहाँ पे जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो आपने एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपका पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर आप इसे कह सकते हैं, और जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपने लिया हुआ है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बहुत हद तक आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से मैच करता है। तो अब यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करें कि मान लेते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों ही आपके वोल्टमीटर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर है, बेसिकली आप वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आप इसे यूज करते हैं, तो ये आपका एक वोल्टमीटर है, हम कह सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है या फिर पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, वो भी आपका वोल्टमीटर है। तो बेसिकली आपको इतना बेसिक पता है, जो कि आपको सर्किट थ्योरी में बताया जाता है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। अगर दो एलिमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसके क्रॉस का वोल्टेज सेम होगा, और जो आपका करंट होता है वो डिवाइड होता है। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर हैं और किसी भी एलिमेंट से मुझे अगर वोल्टेज मेजर करना है, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस का अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो मुझे इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ वोल्टमीटर उस एलिमेंट के एक क्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर सपोज मानते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है, ये किसी सर्किट में लगा हुआ एलिमेंट है जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज V है, ठीक है। ये जो हम यहां पे देख रहे हैं, ये आपके किसी सर्किट में लगा हुआ एलिमेंट है जिसके अक्रॉस का वोल्टेज V है और जिसे हमें मेजर करना है, ठीक है। अब इसे मेजर करना है डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से, तो आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, और इसको पैरेलल में कनेक्ट करने का रूल क्या होता है कि जो आपके मूविंग कॉइल हैं, उस मूविंग कॉइल को एक्चुअली आप इस एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट करते हो, डिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका वोल्टमीटर बनता है, ठीक है। क्यों कनेक्ट करते हैं, इससे क्या फायदा है, जब हम आगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, बेसिक वोल्टमीटर डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो आपने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, इसका क्या क्या फायदा है, ठीक है। अभी हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि हाँ, आपके वोल्टमीटर को क्या जो मूविंग कॉइल है उसमें आप एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके जो एलिमेंट है उस जिसके क्रॉस वोल्टेज V है, उसके क्रॉस आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ पे आपके जो वोल्टेज है आपके एलिमेंट के क्रॉस, अगर उसे एक क्लोज पाथ मिलेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इस हिसाब से V है, उसके कारण करंट I प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, ये आपका ओम्स लॉ होता है, ठीक है। अब अगर मूविंग कॉइल से करंट पास होगा तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो यहां पे अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो अब हम बात करते हैं कि यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगता है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल से आपका फ्लक्स निकलता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है ना। तो फ्लक्स जो है एक्सटर्नली किसी भी मैग्नेटिक, वो आपका परमानेंट मैग्नेट है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो जो आपका फ्लक्स होगा एक्सटर्नली उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल पर टर्मिनेट होगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना बहुत जरूरी है। अब क्या है, अब अगर हम बात करें तो
यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल से कंप्लीट करेंगे। और राइट हैंड रूल से जब हम उसे कंप्लीट करेंगे तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर करंट का डायरेक्शन आपके 4 फिंगर्स में है तो थंब का डायरेक्शन फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। अगर आपका जो करंट का डायरेक्शन अगर थंब के डायरेक्शन में है तो 4 फिंगर का डायरेक्शन फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो उस हिसाब से देखें तो करंट जो है अगर आप देखो तो करंट इस मूविंग कॉइल में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो अपने राइट हैंड का थंब अगर आपने इस डायरेक्शन में रखा, जो ये एरो का डायरेक्शन बन रहा है जो आपके करंट का डायरेक्शन है, अगर आपने राइट हैंड उसका थंब अगर इस डायरेक्शन में अगर आप रखोगे तो जो 4 फिंगर्स होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ उनका डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स जो फ्लक्स होगा वो इस तरफ से निकलेगा और दूसरी तरफ से एंटर करेगा। तो अगर ये फ्लक्स का डायरेक्शन बनेगा तो ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, नीचे का पार्ट जो है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल से फ्लक्स एंटर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका नॉर्थ पोल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का और ये आपका साउथ पोल होगा। अब देखो यहां पे दो मैग्नेट है, एक आपका परमानेंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेटली है, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड किया अभी हमने। तो अब देखें तो परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, बट उसी टाइम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। सिमिलरली जो परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा। अब अगर देखो तो आपके रोटर पे एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप हो रहा है जो कि आपके रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। अब चूंकि आपके रोटर पे ही पॉइंटर है तो अगर रोटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉइंटर का भी डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपने जो डिफ्लेक्शन टाइप वोल्ट मीटर है उसमें जितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उससे क्या होगा कि आपका करंट का प्रोडक्शन होगा, तो आपका रोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है तो जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट होगा उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण आपके रोटर का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जितना आप वोल्टेज यहां पे अप्लाई करोगे, सपोज मान लो कि अगर आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इस हाई वोल्टेज के अप्लाई करने से इसके कारण जो करंट का प्रोडक्शन होगा वो भी हाई होगा। अगर करंट का प्रोडक्शन हाई होगा तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हाई होगा, जिससे आपके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो भी हाई होगा, तो रोटर का रोटेशन ज्यादा होगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज कम है तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपके परमानेंट मैग्नेट और मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में कम होगा, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यानी यहां पे जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी जितना अप्लाइड वोल्टेज आप वोल्ट मीटर में अप्लाई करोगे उतना आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से डिटरमाइन किया जाता है। अब अगर हम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़े तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट को नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मेजरमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपके गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 0 ना मिल जाए। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर होता है वो सेंटर जीरो इंस्ट्रूमेंट, या उसका स्केल जो होता है वो सेंटर जीरो होता है। स्केल सेंटर जीरो कहने का मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसमें जीरो पोजीशन ठीक बीचों बीच होता है और 1, 2 की रीडिंग साइड बाई साइड होती है। अब जो गैल्वेनोमीटर होता है अगर उससे कोई करंट पास हो रहा है तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उस करंट का मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा होगा। साथ ही साथ वो जो करंट है वो राइट साइड भी जा सकता है, वो लेफ्ट साइड भी जा सकता है।
यानी कि गैल्वेनोमीटर से आप करंट का डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। बट मैंने बोला कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका मेजरमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ठीक 0 पे ना आ जाए, यानी कि ये जो पोजीशन है ये डिजायरेबल होता है और जिस टाइम पे ये पोजीशन मिलेगा तभी आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 0 पे पहुंचने के साथ आपका मेजरमेंट कंप्लीट हो। अब देखते हैं कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपके अननोन वोल्टेज को कैसे मेजर करता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आपने यहां पे दो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। एक वोल्टेज सोर्स है आपका नॉन वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज भी आपको पता है, दूसरा जो आपका वोल्टेज सोर्स है ई, इसका वोल्टेज आपको पता नहीं है ना। ये आपका सोर्स हो सकता है या कोई भी किसी भी सर्किट का एलिमेंट हो सकता है जिसके क्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका नॉन वोल्टेज है, ये जो आपका नॉन वोल्टेज है, इस नॉन वोल्टेज का काम क्या है। अब अगर देखें ये जो आपके पास नॉन वोल्टेज है, ये नॉन वोल्टेज अगर देखो तो बेसिकली ये जो आपने यहां पे जो स्केल बना रखे हैं, एक्चुअली ये आपका हाई रेजिस्टिव पाथ है। ठीक है, या फिर कहता हूं ये आपका रेजिस्टिव पाथ है। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिव पाथ है या तो इतना बड़ा एक रेजिस्टेंस ले लो या फिर छोटे छोटे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन बना लो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और हर एक एलिमेंट का वोल्टेज ऐड होकर के टोटल वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये 11 रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, जिससे एक अमाउंट ऑफ करंट पास होने पे हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट है। तो इसलिए एक रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो 1 वोल्ट, अगर दूसरे रेजिस्टेंस को उसके सीरीज में कनेक्ट किया तो 1 + 1 2 वोल्ट, तीसरे को 3 वोल्ट, चौथे को 4 वोल्ट, ऐसे करके आपका टोटल 11 वोल्ट है। यानी कि ये जो आपका वोल्ट मीटर यहां पे हमने क्रिएट किया है वो मैक्सिमम 11 वोल्ट तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है किसी भी बैटरी या किसी भी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका अननोन क्वांटिटी है उसका। ठीक है, ये हालांकि ये जो रेंज है वो आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैंने आप कंस्ट्रक्शन बनाया है उसमें मैक्सिमम 0 to 11 जा रहा था, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ 11 के भी ये रीड कर सकता है। ऐसे आप जैसा आप उसका स्केल और जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बनाओगे उसकी कैलिब्रेशन जिस हिसाब से करोगे उसका रेंज भी वैसा ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये मेजरमेंट करता कैसे है। अगर इस रेजिस्टिव पाथ को हमने रियोस्टेट के थ्रू आपके वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो अब देखो इस वोल्ट मीटर के लिए एक क्लोज पाथ बन रहा है। अब अगर यहां पे क्लोज पाथ बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक करंट प्रोड्यूस करेगा। अब अगर करंट जो प्रोड्यूस होगा तो इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए हम यहां पे एक रियोस्टेटिक रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। इससे हम क्या करते हैं, आपके करंट के मैग्नीट्यूड को इस हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि जब वो करंट आपके रेजिस्टेंसेस से पास हो तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज 1 वोल्ट हो। अब यहां पे ये जो वोल्ट मीटर ये करंट डेवलप करेगा वो आपके रियोस्टेट रेजिस्टेंस से होते हुए आपके जो रेजिस्टिव स्केल है उससे पास होगा और इससे इसकी तरफ का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिनोट होगा। और चूंकि यहाँ पे आपने 11 रेजिस्टेंसेस यूज किए हैं, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट है, तो टोटल 11 वोल्ट अभी यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब दूसरी साइड पे जैसे हमने ये वोल्टेज लगाया तो अब क्या है कि इस वोल्टेज के सोर्स के लिए भी एक क्लोज पाथ बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, इससे हम बोलते हैं वाइपर। ये जो वाइपर या स्लाइडर है इसको आप 0 पोजीशन से लेकर के 11 पोजीशन तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में ये आपका मूव हो सकता है। अब जो यहां पे जो स्लाइडर है, चूंकि हमें पता नहीं कि अननोन वोल्टेज कितना है इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम सपोज मानते हैं कि जो आपका अननोन वोल्टेज है वो 4 वोल्ट का अननोन वोल्टेज है। ठीक है, अब अगर आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो 4 वोल्ट का है बट उसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं। अब सिंपल सी बात है ना कि जब आप मार्केट से कोई भी बैटरी लेके आते हो तो उसका अपना कुछ ना कुछ वोल्टेज लेवल होता है, बट हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि हम या तो सामने वाले से पूछ ना ले या फिर उसका जो भी पैकेजिंग है उस पैकेजिंग पे देख ना ले कि कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है।
तब तक हमें नहीं, या फिर कोई सामने वाला हमें बताता है कि ये 6 वोल्ट का बैटरी है या फिर कुछ भी है, तो जब तक हमें कुछ बताता नहीं तब तक हमें पता नहीं होता। और जो अगर सिंपली मान लेते हैं कि आप दुकान पे गए और आपने बोला कि हमें 6 वोल्ट की बैटरी या बैटरी सेल चाहिए, तो सामने वाला जो दुकानदार होता है वो आपको 6 वोल्ट की बैटरी बोल करके आपको एक बैटरी देता है। तो वो इसे 6 वोल्ट इसलिए बोलता है क्योंकि उस पे एक नेम प्लेट लगा हुआ है और उस नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 6 वोल्ट। तो आपको दुकानदार ने बताया कि ये 6 वोल्ट का बैटरी सेल है, आपने भी उसको पढ़ा और आपको लगा हाँ ये 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स है। बट आप ये सोचो कि जिसने वो नेम प्लेट लगाया होगा और उस पर लिखा होगा 6 वोल्ट, बिना वो उसके वोल्टेज मेजर किए हुए नहीं बोल सकता। तो उसी तरीके से यहां पे सपोज मान लेते हैं कि इस वोल्ट का फोर वोल्ट वैल्यू है, बट हम उस वैल्यू को नहीं जानते, हमें वो मेजर करना है। तो अब क्या है कि जो आपका यहां पे स्लाइडर है उसको 0 पोजीशन से आप स्लाइड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं कि आपका स्लाइडर 3 वोल्ट के अक्रॉस था। अब अगर ये 3 वोल्ट के अक्रॉस था तो अगर देखा जाए तो इस साइड में आपका वोल्टेज कितना था, तो 3 वोल्ट, बट एक्चुअली आपके वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना था, 4 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम यहां देखें तो चूंकि आपका स्लाइडर अभी 3 वोल्ट के सामने है, यानी कि इस साइड का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, बट आपके वोल्टेज सोर्स का एक्चुअल वैल्यू 4 वोल्ट है और इस साइड पे 3 वोल्ट है। तो आपको सर्किट थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और कोई भी वोल्टेज सोर्स जितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसे रिटर्न में नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट आना चाहिए। तो अब देखो यहां पे एक बैटरी सोर्स है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आपने करंट प्रोड्यूस करेगा और वो इस स्केल से होता हुआ, आपके स्लाइडर से होता हुआ, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ वोल्टेज सोर्स से पास होगा। अब चूंकि इस साइड और इस साइड का जो वोल्टेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है, वो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो एक करंट, नॉन जीरो करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इस सर्किट से पास होगा और वो गैल्वेनोमीटर से भी पास होगा। तो अगर कोई भी करंट आपके गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो उसका पॉइंटर जीरो पोजीशन पे नहीं हो सकता, और जब तक आपका पॉइंटर जीरो पोजीशन पे नहीं आता है आप ये मेजरमेंट कंप्लीट नहीं बोल सकते। तो अब क्या है यहां पे, अब चूंकि आपके गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो पे नहीं आया तो आप क्या करोगे, इस स्लाइडर को आप बढ़ाते रहोगे। अब एक सपोज एक सिचुएशन आपका आता है जब आपका जो स्लाइडर है वो 4 वोल्ट के सामने है। स्लाइडर अगर 4 वोल्ट के सामने है तो आप देख सकते हो कि इस साइड का वोल्टेज 4 वोल्ट, एक्चुअल वोल्टेज ऑफ अननोन वोल्टेज सोर्स 4 वोल्ट। अगर दोनों साइड का वोल्टेज 4 वोल्ट है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा, और अगर गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो वही आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी है। अब देखो आपका जो अननोन वोल्टेज है उसका जो वोल्टेज वैल्यू वो 4 वोल्ट है, और आपका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का वैल्यू जीरो कब पहुंच रहा है, जब आपका स्लाइडर भी 4 वोल्ट पे पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि आपका स्लाइडर जिस पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे अगर आपके गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन अगर जीरो शो कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके बैटरी सोर्स का वोल्टेज 4 वोल्ट है। और इस तरीके से आप नल टाइप इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी की, तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है, सेंसिटिविटी हाई होती है, बट ये स्लो इन रिस्पॉन्स है। स्लो इन रिस्पॉन्स इस हिसाब से कि अगर इस जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है और किसी कारण बस ये 4.1 वोल्ट हो जाए तो आपको स्लाइडर को खुद स्लाइड करके उस पोजीशन पे पहुंचाना पड़ेगा जहां पे 4.1 वोल्ट होगा, क्योंकि जैसे आपका स्लाइडर 4.1 वोल्ट पे होगा वैसे ही आपके गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होगा तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जीरो पे होगा। बट अगर आपका स्लाइडर 4.1 वोल्ट पे नहीं होगा, उससे थोड़ा भी आगे पीछे होगा, तो आपका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा
अगर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो करंट आपका गैल्वेनोमीटर से पास होगा, और गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ शो करता होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। और इसकी एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट रखने के लिए आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर यहां पे यूज किया है। तो इस कारण से आपका जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, बट ये स्लो इन रेस्पॉन्स है। बट डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसकी एक्यूरेसी कम है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट है जिसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, और कुछ ना कुछ लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी डाउन होगी। बट वो फास्ट इन रिस्पॉन्स है, क्योंकि किसी भी कारण से अगर V का वैल्यू चेंज हुआ तो करंट का वैल्यू चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होगा तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आपके परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में चेंज होगा, तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल बेसिक ऑफ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, यानी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। So students, we have achieved second point of learning outcome, that is types of secondary type instrument, and I hope that you have understood it very well.